हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत हैं एसजीएक्स निफ्टी से और आज है वायदा कारोबार के लिए बड़ा दिन। मंथली एक्सपायरी अप्रैल सीरीज की रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। थोड़े ग्लोबल क्यूज कल के मुकाबले आज सुधरे हुए दिखे हैं, थोड़ा वहां से सहारा है। एक्सपायरी का दिन है, काफी सारे नतीजे आएंगे, तो आइए करते हैं शुरुआत। सर बताएं आज के लिए ट्रिगर्स कौन से? अमेरिका से ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं और लगातार डीप देखिए अमेरिका में उतार चढ़ाव भरे सेशंस दिख रहे हैं और कल भी ऐसा ही हुआ। मजबूत शुरुआत, अच्छी मजबूती के बाद अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद होते हुए दिखे, एकदम सपाट बंद हुए हैं डाउ और नैस्डैक पर। यह है कल का कारोबार। नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन हमारे यहाँ कल बाजार बंद होने के बाद दो दिग्गजों के नतीजे आए, HUL, बजाज ऑटो और वायदा कारोबार के कंपनियों की नतीजों की है लंबी लिस्ट। इन सब पर रहेगा फोकस। इसके अलावा निफ्टी में आज 3 कंपनियों के नतीजे हैं और साथ ही वायदा कारोबार में 8 कंपनियों के नतीजे हैं। तो आज रिजल्ट्स के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन आपके लिए है। फिर से पाम ऑयल को लेकर खबरें आती दिख रही है। एक बार लगा कि बैन लग गया है, फिर लगा कि हट गया है, अब फाइनली खबरें कंफर्म होती दिख रही कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया और इस बार खबर साफ साफ आई है कि सभी तरह के पाम ऑयल पर बैन है। इसका मतलब बैन है। तो इस पर भी आज पूरा एक्शन रहेगा, कई सारे स्टॉक्स पर और कमोडिटीज पर। ये अपना डिसीजन नहीं ले पाते सर, मतलब एक दिन बोलते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये है, इस पे नहीं है, उस पे है, फिर संकेत दे देते हैं। दबाव रहता है दीप, क्योंकि अब अल्टीमेटली वहां पर भी खाना, जब आप दुनिया भर में सबसे ज्यादा आप पाम ऑयल बनाए, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करें, आपकी यही कीमतें काबू में ना आए, तो फिर आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा। ये कुछ हद तक राजनीतिक दबाव होते हैं जो हर देश की सरकार को झेलने होते हैं कि अब सबसे ज्यादा आप बना रहे तो आपकी जनता क्यों महंगा ले। अब वो अलग बात है कि दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं तो नेचुरली लोकल दाम भी बढ़ते हैं। कई बार हम भी कहते हैं ना कि चाइना में ये दाम बढ़ गए, उससे हमारे यहाँ बढ़ेंगे, तो इफेक्ट तो आता है ग्लोबल इकोनॉमी का। लेकिन फिर भी अगर आप आम जनता की लिहाज से देखें तो वो तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हम करें। करेक्ट। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस भाव में अमेरिका के लोग हापुस खा रहे हैं हम भी वही खाएं। हमें तो सस्ते मिलने चाहिए। ये आम धारणा है कि हमारे यहीं उग रहे हैं तो फिर वहां से महंगे क्यों। तो इसलिए वो ग्लोबल वर्सेस लोकल की जो टसल चलती है वही है, और क्या है। ठीक है। तो ऐसे में वहाँ की सरकार नेचुरली सुनेगी कि अगर सबसे ज्यादा पाम ऑयल वही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां तो कम से कम दाम नियंत्रित रहे, थोड़ा कंट्रोल में, शायद इसीलिए ये कदम उठाया। पर जितने कंफ्यूज इंडोनेशिया वाले हैं उतने ही कंफ्यूज सारे बाजार भी दिख रहे हैं सर। कल मतलब 800 पॉइंट डाउ फिसलता है, फिर फ्यूचर्स हमें 200-250 अंक ऊपर दिखते हैं, पूरे दिन अच्छे रहते हैं और शाम को देखिए ऊपर से 400 अंक गिरकर एकदम सपाट या हल्की हल्की बढ़त के साथ बंद होते हैं। नैस्डैक में भी वैसे ही होते हैं। देखा आज फिर से ऊपर है, 1.25% नैस्डैक ऊपर दिख रहा है क्योंकि फेसबुक मेटा के अच्छे नतीजे आए थे, तो पोस्ट मार्केट वहां पर अच्छा माहौल है। बट ये हो क्या रहा है और साथ ही जो बाकी एसेट क्लासेस में भी बड़ा उतार चढ़ाव है, वो कैसे समझना है? दीप, ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड बहुत साफ है, कहीं कोई डाउट नहीं। और वो ट्रेंड ये है कि भारी उतार चढ़ाव और कोई ट्रेंड नहीं है। कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब और अगर फिर भी इसको और आसान भाषा में समझना है तो ट्रेंड वो है जो आप सोचते हैं उसके विपरीत बाजार करेगा। ये हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। ये ट्रेंड तो हर चीज का होता है। ट्रेंड का मतलब जरूरी नहीं कि मतलब एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी का हो, लेकिन आमतौर पर जो आप सोचते हैं उसके विपरीत होता है। 450 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कल ऊपर थे और बंद कहाँ हुए जाके देखिए, 600 बढ़कर फिर नीचे। सो एकदम क्लियर का ट्रेंड है कि भारी उतार चढ़ाव है, सब तरह के व्यू बड़े स्ट्रांग है। डॉलर इंडेक्स देखिए 2017 के हाईएस्ट लेवल पर आ गया है, 103 से के आसपास, अभी 104 के नजदीक पहुंचा था। डॉलर की मजबूती, थोड़े से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉलर की मजबूती इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और कल के सेशन में अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से जो गिरावट हुई, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जितना जितना डॉलर मजबूत होगा, डॉलर के सामने जो दूसरे एसेट्स हैं उनके दाम कम होते हैं, राइट। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। एक जमाने में डॉलर इंडेक्स 90, 92, 93 पर ट्रेड करता था तो इक्विटी बड़ी आकर्षक हो जाती है कि इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अब डॉलर महंगा होता दिख रहा है तो लोगों के लिए, आपके हमारे लिए फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है, लेकिन दुनिया भर में लोग हर चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो सोचते हैं। वहां पर करेंसी की ट्रेडिंग फ्री है और आप चाहें जिस करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमारे यहाँ तो परमिजिबल लिमिट के अलावा आप करेंसी रख नहीं सकते, करेक्ट। सो इस वजह से डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए आमतौर पर नेगेटिव माना जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स आपके 2017 की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, यानी कि 5 साल की ऊंचाइयों पर है, तो इक्विटी मार्केट के सो बेसिकली दीप हो ये रहा है कि मैक्रो फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाजार को। डॉलर इंडेक्स का ऊपर होना, कमोडिटीज के बढ़े हुए दाम, अमेरिका का इन्फ्लेशन 40 साल की ऊंचाइयों पर 7.5-8%, राइट।
स्टिमुलस का धीरे धीरे वापस लेना, ब्याज दरों का बढ़ना, तो अगर आप है ना वो मतलब बड़ी वाली तस्वीर बाहर देखेंगे तो आपको कंफर्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो टाइम ही नहीं जब आप इक्विटी में पैसा लगाएं। बिल्कुल राइट। इक्विटी में जनरली आमतौर पर सबसे बढ़िया टाइम इक्विटी में पैसा लगाने का तब होता है जब सबसे बढ़िया समय हो। अब सबसे बढ़िया समय के बाद जब चुनौतियां सामने दिख रही है तो एक बड़ा तबका ऐसा है फंड मैनेजर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो ये समझता है कि मार्केट भले आज गिरे ना गिरे, लेकिन अगर हमारा साल 2 साल का व्यू है तो इन सारे मैक्रो फैक्टर्स को देखकर हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक और दूसरा तबका है जो मार्केट को गिरने नहीं देता, और वो उनकी सोच ऐसी है, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने बताई जो आपको नहीं पता है। और जनरली आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो चीज पता है वो प्राइस में है। राइट। सो इसलिए एक उन्हें वो कंफर्ट देता है, दूसरा कंफर्ट ये देता है कि अल्टीमेटली आपके हाथ में पैसा है, जो कि है अमेरिका में लोगों के इन्वेस्टर्स के पास में पैसा है तो उन्हें पैसा डालना है इक्विटी मार्केट में। तीसरी चीज, सारे मैक्रो फैक्टर्स, बड़े फैक्टर्स की कमजोरी के या खराब होने के संकेतों के बीच में भी कंपनियों की कमाई तो फर्स्ट क्लास है, परफेक्ट है, और अगर कंपनियां अच्छी कमा रही तो हमें तो शेयर ही खरीदने, और जिस शेयर को हमने खरीदा उस कंपनी की कमाई के अगले 2-3 साल अच्छे नजर आते हैं तो मैं क्यों बेचूं, ये फीलिंग रखने वाले इन्वेस्टर्स भी बहुत हैं। बिल्कुल राइट। सो वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मंदी में नहीं है, अच्छा समझते हैं, और अल्टीमेटली क्या है, तेजी और मंदी तो लाइफ में चलती रहेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो 5-15 साल के लिए शेयर खरीदते हैं वो 1-2 क्वार्टर तो देखते नहीं है, तो उन्हें उनके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक, तो ये कश्मकश में अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, और इस कश्मकश में कभी कोई रशिया यूक्रेन अपना आग में घी डालने का काम कर देता है, कभी कोई और फैक्टर आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो उससे मूड थोड़ा बढ़ जाता है। इन शॉर्ट ये है दीप कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है, वो रहेगी, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ज्यादा लंबे समय तक भी वॉलेटिलिटी नहीं रहती तो ज्यादा लंबे समय तक मार्केट शांत भी नहीं रहते। कुछ दिन तक बड़ी उछल कूद मचाने के बाद बाजार को समझ में आता है कि इतनी उछल कूद की हुआ कुछ नहीं, वहीं के वहीं है। कल एक ट्विटर पे मैसेज भी बड़ा घूम रहा था कि पिछले 4-5-6 महीनों में 27 अप्रैल के दिन 17,100 के आसपास, आई डोंट नो, मैंने वेरीफाई नहीं किया वो वाकई में सही है, ऑलमोस्ट उस रेंज में है। हाँ, तो मतलब आप 6 महीने से 27 तारीख के दिन 17,100 17,000 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने से उछल कूद करके वहीं के वहीं है। सो कई बार क्या होता है कि मार्केट बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद सब थक जाते हैं, फिर सोचते छोड़ो जाने दो कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक मार्केट रेंज बाउंड रहते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, और तब थक जाते हैं, यार कहीं तो बाहर निकलो, फिर एकदम से एक्शन आता है। सो अभी हम वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की रेंज में, मेरा जो समझना है दीप, शायद जिस हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में हम वॉलेटिलिटी देख चुके हैं, हो सकता है अगले हफ्ते से इस सोमवार के बाद आपको ये उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट्स में कम होता हुआ दिखे। अच्छा। 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती नहीं है। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज और कल का सेशन निकल जाए 2 दिन, उसके बाद शायद हम थोड़े कम उतार चढ़ाव वाले सेशंस की तरफ अमेरिका में बढ़ जाएंगे, और तब हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी आती दिखेगी, आज की एक्सपायरी भी तब निकल जाएगी, थोड़े संकेत और बेहतर हो जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा वॉलेटाइल माहौल है, बट आशा करते हैं जल्दी खत्म हो जाए। वॉलेटिलिटी की बात निकली तो आज का दिन कैसा रहेगा सर वॉलेटिलिटी के लिहाज से, क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी है, इवेंटफुल सीरीज रही है, हाई लो के बीच में काफी बड़ा स्विंग भी मारा है, कैसे दिख रहे हैं? सबसे बड़ा हाई लो बताऊं इस सीरीज का? जी, आप दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ा हाई था 76% या 78%, हाँ। और सबसे बड़ा लो है 33%, और ये एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन का। सीरीज की शुरुआत में पहले दिन 76 या 78%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 75% के आसपास था। इंडेक्स पे एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन 75% से शुरुआत की, और आज एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एकदम लोएस्ट लेवल पर है, 33%। तो सोचिए आप, मतलब खाली कर दिया पूरी सीरीज में, नहीं कुछ पूरी बात। लेकिन यही आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है मेरे लिए कि एफआईज के इंडेक्स, और दीप कल जो है ना हम थोड़ा परेशान हो रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स की इतनी बढ़िया तेजी के बावजूद, आई मीन डाउ फ्यूचर्स की तेजी के बावजूद हमारे बाजार क्यों नीचे जा रहे हैं, क्यों रिकवर नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब कल के एफआईज डेटा में मिलेगा। मैं एक बार एफआईज के डेटा चाहता हूँ कि आप लेकर आए। 4,065 करोड़ की कल बिकवाली की है, कैश में भारी भरकम बिकवाली, 3400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और 970 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि आप देखिए नेट 8,500 करोड़ की $1 बिलियन से बड़ी बिकवाली कल के सेशन में हुई है, डायरेक्शनल तौर पर, जो कि किसी भी लिहाज से बुरी, हर लिहाज से बड़ी खराब है। और इस लिहाज से अगर कल हम 17,000 को बचा गए क्लोजिंग पे, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट, एब्सोल्युटली।
और अगर मार्केट नहीं उठ रहे थे आखिरी 1 घंटे में तो उसकी वजह ही ये बड़ी बिकवाली है, कल की बिकवाली। नहीं तो आमतौर पर ही बड़ी बिकवाली के आंकड़ों को मैं ना वायदा कारोबार की एक्सपायरी के वक्त 1-2 दिनों में मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं, छोड़ देता हूँ कि ठीक है चलता है, एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट वाली बिकवाली नहीं है, ये डायरेक्शनल बिकवाली है जो कल होती हुई आपको नजर आई है। लेकिन ठीक है, बेच के अल्टीमेटली आप उतना ही बेच सकते हैं जितना आपके पास है, जितनी आपकी पोजीशंस हैं। एफआईज कोई ट्रेडर तो है नहीं कि अनाप शनाप शॉर्ट कर जाएंगे। तो 33% पर आ गए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे, ओवरसोल्ड है एफआईज इंडेक्स पर। और ऐसा तो नहीं कि हम मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में जहाँ 18% पर इंडेक्स लॉन्ग पहुँच गई थी। ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हमारी टीम डेटा निकाल कर बताएगी। मेरे ख्याल से दीप 2021 और 2022 की सीरीज सारी देखें तो उस पर लोएस्ट पे हम ऑलमोस्ट लोएस्ट पे चल रहे हैं एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे। तो हर मतलब गिरे हुए काले बादलों के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग है, और वो सिल्वर लाइनिंग ये कि अब ज़्यादा नहीं बेचेंगे। और कितना आज का दिन निकालना है, एक्सपायरी आज या कल मैक्सिमम। जहाँ तक आज की ट्रेड का सवाल है, आपने एक्सपायरी के लिहाज से पूछा थी, कोई बहुत बड़ा अभी तक जो डेटा दिखा रहे हैं ना, हमें 16,800 तोड़ने की जल्दी है, ना 17,200 के पार निकलने की हड़बड़ी है, कंफर्टेबल है ना। तो फ्रेश मंदी 16,800 के नीचे होगी, फ्रेश मजबूती 17,200 के ऊपर होगी। तो ये 400 पॉइंट की रेंज है अभी जो डेटा दिखा रहे उस हिसाब से। 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है जिसके आसपास आप बंद हुए हैं। सो बड़े फायरवर्क्स दिख नहीं रहे। अगर 17,200 225 पार करके आज बंद हो जाते हैं तो अगली सीरीज के लिए आप बढ़िया पोजीशन है। उससे भी ज़्यादा ये कि ये भरोसा नहीं है डाउ का, तो अगर आप 17,200 के आसपास बंद होते तो थोड़े ऊपर बंद होते तो आपका 16,800 का बेस इंटैक्ट रहता है। समझो आप 16,950 16,800 की रेंज में कहीं बंद हो और ऊपर से डाउ खराब होने के संकेत दे दे तो वो रेंज के नीचे टूटने का डर बढ़ जाता है जी, है ना। सो आई थिंक अगर 17,200 के आसपास अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो भी ठीक है, 16,800 नहीं तोड़ते तो भी ठीक है। तो ये 400 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करना है बेसिकली, सिंपल है, और शायद दोनों तरह मौके मिले। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि कल की बिकवाली के बाद अगर आज एफआईज की फॉलोअप बिकवाली नहीं है तो फिर एक मामला रिकवरी का आज बन सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड तो है ही। करेक्ट सर, ओवरसोल्ड है और एक्सपायरी का दिन है। चलिए समझते हैं फिर। और फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी आपकी 17,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। 17,000 होल्ड करना, 17,000 एक्सपायरी में, 16,950 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये कंफर्ट रख सकते हैं। कल वैसे लेवल्स बाजार ने अच्छी तरह से डिफेंड, बहुत अच्छे से डिफेंड किया इतनी खराब डेटा के बावजूद। सो आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 16,950 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। 16,950 ठीक है, जो क्लोजिंग लेवल पर कल स्टॉप लॉस था आपका। ठीक है, बताएं सर फिर आज के संकेत। आज के संकेत, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं दीप। न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं, लेकिन न्यूट्रल ही समझ के चलें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ी भरपाई की कोशिश कर रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स स्पेशली। एफआईज के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड आपका न्यूट्रल है। सपोर्ट जोन, निफ्टी पर सपोर्ट जोन 16,950 17,000, ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे 16,800 16,875 कल ही वाले लेवल दिए, आज अलग से नहीं है, सेम वही के वही। ऊपर की तरफ हल्का सा बदलाव किया, ज़्यादा नहीं, और वो भी इस वाली में कि हायर जोन पर 17,065 17,150 है, और उसके ऊपर 17,175 17,250 प्रॉफिट बुकिंग जोन निकल कर आता है। बैंक निफ्टी 35,525 35,750 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, नहीं टूटना चाहिए, होल्ड करेगा ये। और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड बिल्कुल क्लियर कट है। एक दिन बैंक निफ्टी के मुकाबले में लीडरशिप लेता है, दूसरे दिन पीछे रहता है, तीसरे दिन फिर लीडरशिप भी रहता है, चौथे दिन निफ्टी को आगे रखता है। तो उस लिहाज से आज संभावना ये बनती है कि बैंक निफ्टी लीडरशिप फिर से लेने की कोशिश करे। आज एक्सिस बैंक आज ही है ना, आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी हैं। सो बैंक निफ्टी 35,525 35,750 सपोर्ट जोन है, होल्ड होना चाहिए, नीचे जाएंगे नहीं। एकेडमिक पर्पज से नोट कर लीजिए, 35,200 35,425 की रेंज स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 36,275 36,400 हल्की फुल्की रुकावट की जो जगह है, और उसके ऊपर 36,450 से 36,600 की रेंज बनती है। 36,600 के पार निकल कर टिके दीप तो फिर मजा आएगा, बैंक निफ्टी में असली एक्शन वहां से बनेगा। ये आपके लिए बड़े जोन है बैंक निफ्टी। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर 17,038 पर आप बंद हुए हैं, वहां से नीचे सपोर्ट गिनिए 17,000 16,975 16,950। इसके नीचे की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हर लेवल पर। और अगर एफआईज फिर कल से बेचने की तरह बेचने के मूड में आ जाए तो नीचे के लेवल 16,875 16,825 और वर्स्ट के सिनेरियो में 16,775 तक के बनते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं, बहुत नजदीक ऊपर लेवल है। पहला 17,065 का बनता है,
उसके बाद 17,125, 150, 175, 200, 225, 250। तो बेसिकली 17,125 से लेकर 17,250 की रेंज में दीप रेंज बाउंड मार्केट होने की वजह से हर एक 25 पॉइंट पर रुकावट दिखती है, तो आपको उस हिसाब से अपने लेवल एडजस्ट करते हुए चलना है बाजार की रिकवरी में। सिंपल। ठीक है, ये है आपके निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की। बैंक निफ्टी हम बंद हुए 36,028 पर। 36,000 समझ लीजिए। तुरंत पहला सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 35,925, 35,850 और 35,750। ये 3 सपोर्ट लेवल क्रिस्टल क्लियर है। इसके ठीक नीचे जिसकी संभावना कम है 35,525, 35,425, 35,325 और 35,200 फाइनल सपोर्ट है। अगर आता है तो ये एक्सपायरी के लिहाज से, अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं 35,525 के नीचे के लेवल आपको देता नहीं, उससे ज़्यादा बनते नहीं है, उतने ही काफ़ी है। यानी कि आप 36,000 के आसपास बंद हुए हैं, 35,500 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ आइए। 36,000 के ऊपर आपका पहला लेवल बनता है 36,175, 36,275। ये 2 छोटे लेवल हैं। मीडियम लेवल जो है वो 36,350, 400 और 450 के हैं। फिर 500, 600 और 725। इसमें भी मैं 500 के ऊपर के लेवल नहीं देता अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से बेसिकली बहुत क्रिस्टल क्लियर बैंक निफ्टी की रेंज दिख रही थी। 36,000 मिडिल लाइन, 35,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 36,500 बड़ी रुकावट। ठीक है, बहुत साफ साफ है बैंक निफ्टी के लेवल्स ये हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए। अच्छा, वैसे तो डेटा आपने समझा दिया सर, विक्स पर भी रखनी पड़ेगी नजर, कल 7% ऊपर गया था, मौजूदा पोजीशंस पर है, क्या करना है? और पीसीआर क्या कह रहा है ये भी? पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है दीप। एक्सपायरी के दिन 0.91 का पुट कॉल रेशियो आपके लिए कहीं भी ओवरसोल्ड है ही नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ ही है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.71 है, वो भी कंफर्टेबल है। सो वो अच्छा है। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन घटकर 33% रह गई, वो भी अच्छा है। अब आपकी जो स्टॉप लॉस के लेवल दीप जो कल के हैं वहीं आज है न, कल ट्रिगर हुए थे लॉन्ग साइड पर। 16,950 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, इंट्राडे 16,800 का है। और आपको याद होगा इंट्राडे में मैंने ये कहा था कि अगर कल किसी को छोटा इंट्राडे स्टॉप लॉस करना तो वो 16,950 रखे जी, ठीक है, करेक्ट। तो आज भी सेम है। किसी को थोड़ी सी रिस्क कम रखनी है तो 16,925 कर ले, बट अदरवाइज 16,950 सेम स्टॉप लॉस हम कैरी करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम स्टॉप लॉस कैरी करेंगे, एक्सेप्ट कल इंट्राडे में 35,850 का एक बार की ट्रिगर हुआ है जी, कुछ सेकंड्स के लिए भी। क्लोजिंग वाला 35,900 का स्टॉप लॉस 3 दिन से दे रहे हैं, आज भी वही रहेगा। आप देखो बंद होते थे घूम फिर के 36,000 के ऊपर बंद हो जाता है। मतलब किसी को 36,000 के नीचे तो बंद नहीं होने देना है बैंक निफ्टी को, ये साफ दिख रहा है। तो हम 35,900 स्टॉप लॉस रखेंगे। इंट्राडे का स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ 35,500 का। अगर आपको छोटा रखना है, कल के लोग 35,750 पर भी रख सकते हैं, मैंने पर्पजली 35,500 का रखा है एक्सपायरी के दिन को ध्यान में रखते हुए। अगर मंथली एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं 35,725 पे रख लेता। सो आज थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, क्लियर है। अब आइए शॉर्ट साइड पर, वही स्टॉप लॉस है, कोई बदलाव नहीं है, 17,225 इंट्राडे भी क्लोजिंग भी यही रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा नीचे खींचा है। कल स्टॉप लॉस 36,600 का था इंट्राडे और क्लोजिंग, तो आज मैंने इंट्राडे तो 36,600 पे ही रखा है, थोड़ा दूर रखा है एक्सपायरी की वजह से। क्लोजिंग 36,400 कर दिया है। ओके, तो 36,400 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर आज क्लोज होता है तो शॉर्ट काटना है इंट्राडे का। आज एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंट्राडे के स्टॉप लॉस दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने दूर के दिए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर, वो एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। आप किस दिन किस तरह का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। जो नॉर्मल दिन है वहां पर आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस डीप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के दिन कभी कभी इंट्राडे वॉलेटिलिटी होती है। अब इसमें 2 थॉट प्रोसेस हो सकती है। एक तो ये कि एक्सपायरी के दिन जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो मैं क्यों रखूं बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है, सही बात है, वो भी थॉट प्रोसेस सही है कि भाई रिस्क ज्यादा नहीं रखनी। दूसरी थॉट प्रोसेस ये हो सकती है कि एक दिन की वॉलेटिलिटी तो मैं संभालूं, अगर मैं एक्सपायरी के दिन पोजीशन लेके बैठा हूं तो मुझे पता है ना कि वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो उस हिसाब से मैं फिर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप का रखूंगा ताकि मेरा ट्रिगर ना हो। सो आप किस मानसिकता में है वो आपको डिसाइड करना है। अल्टीमेटली मतलब कोच ट्रेनिंग दे सकता है खेलना तो प्लेयर को ही है, तो आपके ऊपर ही है। वो बताएगा भाई कि लेग स्टंप पे बॉल मिले और लंबी बॉल मिले तो सीधा आप है ना मार दो पीछे थर्ड मैन के ऊपर से 6, वो बताने में ठीक है। और जैसे सिखाते हैं ना, जिसने लाइफ में साइकिलिंग सीखी हो, स्विमिंग सीखी हो, वो कोच बोलेगा पहले एक हाथ मारो, फिर दूसरा, फिर दोनों पैर, या साइकिल पे ऐसा पेडल मारो, कूद के चढ़ जाओ। बोलने में तो बहुत आसान है, कोच भी बता देगा, जब करते वक्त आप करते हैं तो वो आपको करना है। सिमिलरली स्टॉप लॉसेस लगाने की आर्ट हर एक ट्रेडर को खुद को सीखनी पड़ेगी। हम सिर्फ बता सकते हैं आपको अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी पोजीशन किस लेवल की है, उन सबको ध्यान में रखते हुए। मतलब
प्रॉफिट बुकिंग की कला से ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने की कला है। एब्सोल्युटली, वो जानना जरूरी है। वो सीखना है। और जिसने लॉस मिनिमाइज करना सीख लिया इस मार्केट में, वो पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लंबा रहेगा मार्केट में इस बात की गारंटी है। पोजीशन मैनेज करना वो चलता रहेगा। मतलब वो मतलब टीम में वो तेंदुलकर बने ना बने, लेकिन टीम में जगह पक्की रहेगी। वैसा है, टॉप प्लेयर बने ना बने, लेकिन तो इसलिए आप स्टॉप लॉस लगाने की कला आप खुद सीखिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इशारा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रही मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशंस क्या करना है? खरीदे निफ्टी 16,825 16,900 की रेंज में, सॉरी 16,950 की रेंज में। कल ही वाली स्ट्रेटजी है दीप, और कल 16,958 से घुमा मार्केट। इस रेंज के निचले सिरे पर आया, मौका दिया आपको। 16,750 थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस एक्सपायरी की वजह से लगवा रहा हूँ। 16,975 17,035 17,065 थोड़े से अलग अलग लेवल आ रहे हैं, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ये 3 छोटे लेवल हैं, 17,100 125 150 मीडियम लेवल है। बस यहीं तक के लेवल है अगर आप इस रेंज में खरीदते हैं तो। दूसरा तरीका आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी है निफ्टी खरीदने का। उनके लिए कल का लो 16,958 है, उसके थोड़ा नीचे 16,925 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना है। 17,065 17,125 150 175 200 225 250 हर 25 पॉइंट पे आपकी रुकावट है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सिंपल। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, शौक फरमाएं। 17,150 के ऊपर से सोचना शुरू करें कि कहां बेचना है, वहां भी बेच सकते हैं। हर 25 पॉइंट पे मैंने बताया आपकी रुकावट है, तो 17,150 से 17,225 की रेंज में बेचने के बारे में सोचें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है एक्सपायरी की वजह से। 17,325 में बार बार एक्सपायरी की वजह से बोल के आपको बोर भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे बचपन में यही सिखाया गया है कि 100 बार लिखो इस शब्द को या इस सेंटेंस को, कॉपी भर के लाओ, तब जाके याद होता है। और तब उसमें एग्जाम में जब आता तो गलती नहीं होती है। और इसलिए बार बार मैं बोल के याद कर रहा हूँ कि एक्सपायरी की वजह से, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठप्पा लग जाना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन की ट्रेडिंग मेंटेलिटी अलग होनी चाहिए आपकी। इसलिए बार बार बोलने के पीछे मकसद ये है, अगर आप बोर हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, होते रहो, लेकिन पॉइंट समझो। सबसे बढ़िया आपका टीचर वही था जो आपको कभी पसंद नहीं आया, जिसने आपको मार पीट के सिखाया, है ना, पर ऐसा सिखाया कि दोबारा भूले नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरे केस में तो सही है, आई डोंट नो दीप आपका भी एक्सपीरियंस है ऐसे ही सीखा कि जो फिर भूलते नहीं है। हाँ, ये टीचर बहुत परेशान हो, वो बहुत टाइट है होमवर्क के मामले में, इस क्लास में पंक्चुअलिटी के मामले, लेकिन वही सब्जेक्ट आपका मजबूत हुआ है। तो कभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग टीचर भी होना जरूरी है। तो 17,325 के स्टॉप लॉस के साथ ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बिकवाली करनी है निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी में दीप खरीदना है। एक तो आइडियल सिचुएशन वही है कि 35,525 35,750 की रेंज में अगर आता है बाजार आज किसी वजह से बैंक निफ्टी पर नीचे, तो वहां खरीदें। 35,375 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी बनती है। टारगेट जो बनेंगे 35,850 925 और 36,000 3 छोटे टारगेट हैं। 3 बड़े टारगेट आगे के 36,075 275 और 350 के। लेकिन बैंक निफ्टी पे पिछले 3 दिनों से दीप हमारा एक ट्रेड जो परफेक्ट बैठ रहा है वो एग्रेसिव ट्रेडर वाला। तो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स वाला भी बैंक निफ्टी पर एक ट्रेड है, और इसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा 35,700 का। कल 35,750 का आपका लो है। सारे स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ, आप फ्यूचर्स खरीद रहे हैं इस महीने के या अगले महीने के, तो वो लेवल से एडजस्ट कर लें स्पॉट लेवल के हिसाब से। 35,700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदा जाए। 36,175 275 और 350 ये 3 छोटे टारगेट हैं। 400 450 और 500 ये मीडियम टारगेट है, और फाइनल और बड़े टारगेट 36,600 से 36,725 के बैंक निफ्टी पर अगर एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप खरीदते हैं तो। अब आइए बेचने की बारी। कहाँ बेचना है थोड़ा ट्रिकी है। 36,300 के ऊपर से थोड़ा आज अभी ये टिकने के संकेत कम दे रहा है, लेकिन आज हम जल्दबाजी नहीं करेंगे बेचने में एक्सपायरी के दिन। तो हम 36,400 से मूड बनाएंगे, देखते हैं उस वक्त का मूड माहौल, डाउ फ्यूचर्स रिजल्ट्स एक्सिस बैंक के कैसे रहते हैं। 36,400 से 36,600 की रेंज ऐसी है जहां चांस ले सकते हैं आप बेचने का। 36,750 आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा दूर। 36,350 275 और 36,075 ये 3 छोटे टारगेट है। इसके नीचे 36,000 35,925 मीडियम टारगेट है। 35,850 750 और 35,525 के बड़े टारगेट के लिए ये लेना है ट्रेड आपको। तो 2 ट्रेड आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में खरीदारी के लिए अलग अलग ट्रेड हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी, और बेचने का ट्रेड बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक ही है। ठीक है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदारी का मौका मिलेगा, इसको आप जाने ना दें, अपनी नजर रखें इस पर। बाकी तो सर डेटा आपने समझा ही दिया, कोई और इंपॉर्टेंट लेवल एफएनओ में है एक चीज 17,000 निफ्टी पर मेक और ब्रेक लेवल है। 17,000 के पुट पर 93 लाख शेयर है, दीप हाईएस्ट है। 17,000 के कॉल पर 64 लाख शेयर है, उसमें से 41 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, और 17,100 के कॉल पर भी 64 लाख शेयर। तो आज बेसिकली जो
इमीडिएटली जो दिख रही रेंज बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है, 16,950 17,000 तुरंत सपोर्ट हो जाएगा। और आमतौर पर एक आज बाजार, आमतौर पर हमारी स्ट्रेटजी में हमने बार बार बात की एक्सपायरी डे की वजह से बड़े लेवल, लेकिन डेटा ये बता रहे हैं इन सबके विपरीत सावधानी आपको वॉलेटिलिटी की रखनी है, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं। डेटा ये बता रहे कि वॉलेटिलिटी नहीं होगी। हाँ, ये बहुत साफ दिख रहा है। 16,950 17,000 ये डेटा के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,100 17,150 रुकावट वाली जगह, 175 कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 125 175 कर लें। बहुत क्लियर डेटा दिख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है अगर आपको डाउ फ्यूचर ये वो इनमें कोई बड़ा बदलाव ना होता दिखे तो हो सकता है नीचे 16,950 17,000 का सपोर्ट लेकर इसके नीचे जाए ना, 17,125 17,175 के ऊपर जो लेवल है उसके पार जाए ना। हो सकता है इतनी शांत एक्सपायरी आपको मिल जाए और वापस 17,000 के ऊपर हो जाए। सो डेटा ये बता रहे हैं, पहली चीज 17,000 के ऊपर ही एक्सपायरी होनी चाहिए, नीचे नहीं होगी। दूसरा ये कि एक्सपायरी के दिन बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है, ये आपको साफ दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, सेम जैसे 17,000 है वैसे ही बैंक निफ्टी पे बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है 36,000 का। 36,000 के पुट पर भी 28 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे भी 28 लाख शेयर, बिल्कुल बराबर है। लेकिन कॉल राइटर आज बैकफुट पर है, 22 लाख शेयर कल जुड़े हैं। ये कल वाला जो 22 लाख शेयर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही गड़बड़ है शॉर्ट साइड पे। 17,000 पर कल 41 लाख शेयर कॉल राइटर जुड़े हैं निफ्टी में, 36,000 पर कल बैंक निफ्टी में 22 लाख कॉल राइटर जुड़े हैं, और आज आप 20-25 पॉइंट ऊपर बढ़ रहे हैं। थोड़ा ऊपर बढ़कर टिक गए तो कल वाला जो कॉल राइटर है उसे काटना पड़ेगा आगे ऊपर आकर। तो 36,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लोगे, बोलो 35,500 में बता ही चुका हूँ, ऊपर 36,500 पार नहीं होगा। 36 लाख शेयर, क्रिस्टल क्लियर डेटा बैंक निफ्टी पर भी। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक्सपायरी है, देखते हैं आज का दिन कैसे आपके लिए गुजरेगा। आइए बता देते हैं फिर आपको आज की खबरें, काफ़ी सारे नतीजे हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस भी क्या कह रही हैं। वरुण, अरमान और साथ ही कुशल हमारे साथ हैं तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कुछ ट्रिगर्स और खबरें। ओके, गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में नतीजे हैं 3 निफ्टी की कंपनियां और 8 एफएनओ की कंपनियां। निफ्टी में एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और एसबीआई लाइफ है, और एफएनओ में अंबुजा सीमेंट, बायोकॉन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट, लॉरस लैब, एम्फेसिस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और वेदांता अपने नतीजे घोषित करेगी। इंडिया मार्ट नतीजों के साथ साथ बायबैक पे आप बोर्ड विचार करने वाला है, और वरुण बेवरेजेस नतीजों के साथ साथ बोनस इशू पे यहाँ विचार करेगा बोर्ड, तो यहाँ पे नजर रखेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की फंड रेजिंग के लिए बैठक है। पिक्स ट्रांसमिशन जो अभी तक बीएसई पे ट्रेड करता था, आज से एनएसई पे इस पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। पंजाब एंड सिंध बैंक जो प्रेफरेंशियल इशू किया था इन्होंने 272.5 करोड़ शेयर्स के आसपास का, 272.5 करोड़ का, उसके जो शेयर्स है वो आज से लिस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है, 10% से 5% किया गया है नवकार कॉर्पोरेशन को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली थी, तो प्राइस बैंड बदला है। एक्स डेट है एचसीएल टेक की, इंटरिम डिविडेंड 18 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा ग्लोबली तो आपको पता ही है, जापान में बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, और यूएस का Q1 का जीडीपी डेटा आने वाला है। आईपीओ के अपडेट दे देता हूँ। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन अगर आप देखेंगे तो 0.29 टाइम्स भरा है, यानी कि 29% के आसपास भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 48% भरा है। कैंपस एक्टिवेयर आईपीओ का तीसरा दिन है। दूसरे दिन तक अगर आप देखें टोटल सब्सक्रिप्शन 3.21 टाइम्स है, और रिटेल ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, 3.94 टाइम्स जो हिस्सा है वो भर चुका है। एनआईआई का हिस्सा 5.67 टाइम्स भरा है। नतीजे एचयूएल नतीजे तो अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 11% बढ़े हैं, मार्जिन 24.1% पे आए हैं, जबकि 24% के आसपास का अनुमान था। वहीं मुनाफा जो है 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 2327 करोड़ पे आया है। वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रही है, माना जा रहा था 5 से 6% के आसपास की गिरावट होगी, लेकिन फ्लैट रही है, ये एक अच्छी बात है। बोर्ड ने 19 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी कॉशियस है, खासकर इन्फ्लेशन को लेके। 5 पैसा कैपिटल कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज तो बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 25.5% से घटकर 15%। मुनाफा जो है इसमें 25% के आसपास की गिरावट आई है, और एनसीडी के जरिए कंपनी जो है 250 करोड़ के आसपास जुटाएगी। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस नतीजे तो अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज करीब 3 गुना बढ़ चुके हैं, 56 करोड़ से बढ़ के करीब 162 करोड़ पे, लेकिन एबिटा फ्रंट पे करीब 36 करोड़ का लॉस है। हालांकि मुनाफा कंपनी ने किया है 138 करोड़ का, लेकिन इसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शनल आइटम्स है, जिसके कारण ये मुनाफे का फिगर आया है, और बोर्ड ने 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और साथ ही नतीजे भी। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कुछ खबरें जो आप भी लेकर आए हैं।
सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट, रुचि सोया और एफएमसीजी कंपनियों के लिए, जिसमें इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अब पूरी तरीके से बैन कर दिया है और ये जो बैन लगेगा वो आज से चालू हो जाएगा, जिसमें क्रूड पाम ऑयल, आरटीओ, आरबीडी, पाम ऑयल, इनके सबके एक्सपोर्ट्स के लिए बैन लग गया है। अब पीबी फिनटेक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सब्सिडरी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने लगभग 400 करोड़ का उसमें निवेश करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑलरेडी निवेश 700 करोड़ का ऑलरेडी निवेश इसमें कर चुके हैं। बीएलएस इंटरनेशनल, जिसमें बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट आ गई है, वो है 17 मई। RIL, नेटवर्क 18 और TV 18 पर ध्यान रखिएगा, जिसमें रिलायंस, वायोकॉम 18 और बोधिट्री ने करार किया है और इस करार के तहत बोधिट्री सिस्टम्स में वायोकॉम 18 में लगभग 13,500 करोड़ रुपए डालेगी। कोहिनूर फूड्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें राइट इशू के जरिए 49.5 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। DCW लिमिटेड, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर किलबर्न इंजीनियरिंग के साथ जो मामला था वो सुलझा देगा। आपको बता दूं, ये मामला जो था वो बकाया के खिलाफ दर्ज किया गया था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वरुण, आपके पास भी कुछ और खबरें बताएं इनके बारे में। ओके, कुछ बल्क डील्स है, जिसमें केयर रेटिंग में एक फंड ने करीब 1.54 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। 477 के आसपास में ये सौदा हुआ है। एशियन ग्रेनेटो में कार्नेक्स विनिमय प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 8.58 लाख शेयर्स बेचे हैं 67.71 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे। और पावर स्टॉक्स कोल इंडिया, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि केंद्रीय कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी की तरफ से ये बयान आया है कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास करीब 21.55 मिलियन टन के आसपास का कोयले का स्टॉक है, यानी कि 9 दिनों का पर्याप्त स्टॉक है इनके पास। साथ ही साथ सरकार के पास अगर आप देखेंगे तो कुल कोयले का स्टॉक जो है 71.5 मिलियन टन के आसपास है। सरकार इस पूरे जो पावर क्राइसिस की स्थिति बन रही है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए है। कोयले का स्टॉक पर्याप्त है। ओके, तो ये है आपके लिए पावर पर लेटेस्ट अपडेट जो आ रहा है करंट कोयले के सिचुएशन को लेकर। आइए देख लेते हैं इन सारे नतीजों और खबरों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग कुशल, पहले तो बताएं जो कल के 2 बड़े नतीजे थे HUL और बजाज ऑटो, यहाँ पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, HUL पर सबसे पहले आप देखिए 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, जिसमें मॉर्गन स्टैनली को छोड़ सभी ने या तो खरीदारी की आउट परफॉर्म या ओवरवेट रेटिंग रखी है। जिसमें सबसे पहले नोमुरा, आप देखिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है पर 2950 से टारगेट घटाकर 2575 के किए हैं। साथ ही क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2800 से टारगेट घटाकर 2250 के किए हैं। ये मान रहे हैं कि होम केयर डिवीजन ने तो अच्छा परफॉर्म किया, पर न्यूट्रिशन वाला जो सेगमेंट है उसमें जो वीकनेस जारी है वो थोड़ी सी कंसर्निंग रह सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये टारगेट कट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही JP मॉर्गन, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2400 रुपए के टारगेट दिए और जेफरीज सबसे ज्यादा इनफैक्ट ऑलमोस्ट नियर टू नोमुरा के जो टारगेट्स हैं खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 2520 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं बजाज ऑटो पर, नंबर्स सबको पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 4100 रुपए के टारगेट दिए हैं और ये मान रहे हैं कि जो मार्जिन पर लेवल्स आते हुए दिखे हैं वो पॉजिटिव सरप्राइज है, तो ये एक अच्छा है। और वॉल्यूम रिकवरी आगे चलकर किस तरह की रहती है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4000 के टारगेट दे रहे हैं एंड मॉर्गन स्टैनले सबसे ज्यादा यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4442 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं बजाज ऑटो पर। तो ये तो रहे बजाज ऑटो और HUL के नतीजों पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं क्वेश्चन? देखिए, कार ट्रेड बहुत दिनों के बाद नोमुरा के रेडार पर आया। इनफैक्ट इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज अपनी शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ। मौजूदा भाव 632 रुपए का है, 770 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि एक लीडिंग प्ले है जो बढ़ता हुआ डिजिटल एडवर्टाइजिंग है ऑटो स्पेस में, उसके लिए इनको काफ़ी फायदा हो सकता है। और साथ ही यूज्ड कार बिजनेस में यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपसाइड आगे चलकर देखने को मिल सकती है, तो 770 के टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। OMCs पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है जिसमें BPCL और HPCL पर डाउनग्रेड आते हुए दिखे हैं। ओवरवेट रेटिंग से घटाकर BPCL पर न्यूट्रल किया है और HPCL पर इन्होंने अंडरवेट रेटिंग कर दी है और टारगेट 550 से 423 किया है BPCL का और HPCL 365 से घटाकर 207। हालांकि IOC पर इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 160 से बढ़ाकर 163 ये दे रहे हैं और ओवरवेट की जो रेटिंग है JP मॉर्गन ने IOC पर बरकरार रखी है। UBL पर भी रिपोर्ट है JP मॉर्गन की, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट लेकिन रिड्यूस किए, 30 रुपए केवल रिड्यूस किया, 1700 से 1670 के। साथ ही क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1850 के टारगेट के लिए। और अंत में 2 रिपोर्ट्स और है जिसमें मॉर्गन स्टैनले इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखें HDFC AMC पर, जिसके नंबर्स आए थे 2500 रुपए के टारगेट यहां पर दे रहे हैं। और अंत में ट्रेंट यहां पर जेफरीज ने अपनी राय दी है, होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, 1150 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, 1225 रुपए इसका मौजूदा भाव है। तो कोई खास ऐसी दमदार रिपोर्ट्स है नहीं। HUL पे टारगेट्स थोड़े से कट ही किए हैं, बजाज ऑटो पे लगभग भाव के आसपास की टारगेट है, 4000 के आसपास के सारे हैं।
खाली एक HPCL पे खराब रिपोर्ट है, 207 किया टारगेट, 365 से घटाकर JP मॉर्गन। ये इंटरेस्टिंग है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है आज के सेशन में। आइए करते हैं मुलाकात हमें हमारे सभी एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि जो IT स्टॉक्स का करेक्शन है जो कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो समाप्त होता हुआ दिखेगा और उसमें मुझे लगता है कि अनिल जी वापस से ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो एक IT स्टॉक मैंने आज पिक ऑफ द डे में शामिल किया है। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्साई, जिसका चार्ट बहुत दमदार है। मेजर एवरेज की लाइन से वहां कल हमने एक रिजेक्शन आते हुए देखा, साथ ही एक बुलिश हैमर भी चार्ट पर बना है। तो टाटा एलेक्साई में खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस रखना होगा 7700 पर। तो 7700 के स्टॉप लॉस से टाटा एलेक्सी बाय करें। पहला टारगेट 8400 का और इवेंचुअल टारगेट 8650 का है, तो इस पर खरीदारी कराएं। 8400 और 8650 दो टारगेट खरीदे टाटा एलेक्सी। बंसल जी सुप्रभात, क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं ऐसा स्टॉक खरीदूंगा जिसको किसी भी तरीके से बोले तो उसका नाम एक ही रहेगा। जैसे अभी हम तो टाटा एलेक्सी बोलते हैं, कुणाल जी टाटा एलेक्साई बोल रहे हैं। अनिल जी, तो मैं तो आज नई चीज सीखी है। हाँ। तो मेरे वाले अनिल जी नाम को चाहे दीपांशु कुणाल किसी भी नाम से पुकारे वो जैकॉप ही रहेगा। तो मेरी राय है जैकॉप पे खरीदारी की, बट एक रेंज दे रहा हूँ, उस रेंज में खरीदना है। 147 से लेकर 149 इस जोन में इसको खरीदना है। 144 144 का स्टॉप लॉस है। 165 से लेकर 170 का टारगेट के लिए जैकॉप को खरीदे। कल अनिल जी जैकॉप ने एक बड़ी इंटेंसिटी की एक बड़ी नेकलाइन 148 रुपए के अराउंड एक बड़ी नेकलाइन है, उसको तोड़ा है। तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, नीचे में मिले तो जो जोन दिया है उस जोन में खरीदारी की राय होगी। मिलेगा नीचे? हाँ बंसल जी। अब अनिल जी देखिए, मेरे को तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। ऊपर अनिल जी गैप से ऊपर खुले और उसके बाद कोई फंस जाए तो वो चीज नहीं चाहिए। नीचे मिले तो ले, नहीं तो मत ले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए तो आपके लिए रखा है ना नोटा, उसका इस्तेमाल आप करते ही हैं। बट फिलहाल अच्छी बात यह है कि अगर गैप से नीचे खुले, थोड़ा किसी भी वजह से नीचे आ जाए, मिल जाए तो खरीदारी करें। 147 से 149 की रेंज में 144 का तब स्टॉप लॉस होगा 165 170 के टारगेट के लिए। आइए सुमित जी से लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। बताएं सुमित जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर पिछले 5 दिनों से लोअर लेवल से तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक 200 DMA के ऊपर निकला है और अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2710 रुपए से लेकर 2740 रुपए तक के टारगेट आयशर मोटर में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में आयशर मोटर का जो चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी फ्रेश ट्रेडिंग के लिहाज से वो 2610 का है। तो 2610 का स्टॉप लॉस लगा के आयशर मोटर में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें और ऊपर में टारगेट 2710 से लेकर 2740 तक के देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार रहेगी बरकरार। आइए सेठी साहब का भी करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में आज 2 स्टॉक देना है, एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का। जो फ्यूचर्स का मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक IT मिड कैप IT स्टॉक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। नतीजे बहुत ही अच्छे थे, खास करके मार्जिन्स पे भी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट बताया, जो कि मेरे ख्याल में पहली कंपनी है जिसके मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला है। तो इस पे आज खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें आज का टारगेट है 4150 का, स्टॉप लॉस रखना 4050 का। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है पिक ऑफ द डे के रूप में वो रहेगा गोदरेज एग्रोवेट। ये स्टॉक कल 513 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है ये जो वापस से खबरें आई है, जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा गोदरेज एग्रोवेट को देखने को मिलेगा। ये भारत की अराउंड 30% ऑफ जो लैंड है जो कल्टिवेटेड है इन पाम कल्टीवेशन में लगी हुई है, उसकी 30% कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। तो मुझे लगता है आज इसमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। मेरा टारगेट है 535 का पहला छोटा टारगेट, 550 का दूसरा टारगेट और 505 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो 2 बेहतरीन स्टॉक है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से सेठी साहब की तरफ से, और उनमें से एक है वायदा कारोबार का खरीदने के लिए आज से गोदरेज एग्रोवेट, और दूसरा है आपके लिए कैश मार्केट का गोदरेज एग्रोवेट, और दूसरा है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम FNO का स्टॉक, जिसके नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए। अच्छे नतीजे के दम पर यहाँ पर भी एक्शन पूरा होने की तैयारी। आइए, तैयारी है
रिजल्ट्स के एनालिसिस की। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अच्छे नतीजों के साथ बताएं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से रिजल्ट्स दिखे आपको मजबूत? गुड मॉर्निंग सर। बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छे नंबर आए सर, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ भी नंबर्स इतने अच्छे देखने को मिले। ऑटो सेक्टर में सर बजाज ऑटो, आई थिंक दे रिपोर्टेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। सो आपको एक ही लाइन बोलता हूँ सर कि ये इट वाज द हाईएस्ट एबिटा पर व्हीकल इन द लास्ट 10 इयर्स रिपोर्टेड बाय बजाज ऑटो। तो आपको और मुझे और सबको पता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर है और बहुत पीपल इन्फ्लेशन है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन इवन अगर इसका सेल्स सर 11% आपको क्वार्टर नीचे दिख रहा है, बट इसके जो एबिटा था वो फ्लैट था क्वार्टर, और मार्जिन जो सारे की सारी जो एनालिस्ट सोच रहे थे कि 15% या 15.5% के बीच में आएगा, उसके सामने सर 17% मार्जिन आया। आई थिंक दे डिड वेरी वेरी वेल। और यहीं पे है सर जहां पे मैनेजमेंट काम आता है। तो जो मैनेजमेंट किस तरीके से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करके अच्छे मार्जिन को कंट्रोल कर सकता है, आई थिंक बजाज ऑटो, आई विल से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, और मंथली डेटा सेल्स नंबर भी आ रहा है। सो दिस स्टूड आउट फॉर मी। HUL सर, द मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट, वो एक्सपेक्टेशंस कम कर रखते हैं और नंबर्स अच्छे दिए। उन्होंने गाइड किया था कि लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन होगा, बट वॉल्यूम्स फ्लैट आए। एबिटा पैट 10% ग्रोथ आया सर, एक्सपेक्टेशन था कि फ्लैट आएगा। तो HUL के नंबर भी उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नंबर्स आए, बट बजाज ऑटो वाज अ किलर फॉर मी। कल KPIT के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। हैप्पी दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम टेक्नोलॉजी में कुछ फ्लेवर आ रहा है। मीटा फेसबुक यूएस में था, KPIT इंडिया में कल था, और ये परसिस्टेंट के नंबर देखिए सर, क्योंकि 9% क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आना बहुत बड़ी बात है सर। परसिस्टेंट से हमेशा ही उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। 8% का एस्टिमेट था, उसके सामने 9% 9.1% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आना वाज वेरी वेरी बिग। एक्सपेक्टेशन था कि 50 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, पूरा फ्लैट रहे सर। तो आई नो बाकी टेक्नोलॉजी में बहुत सेल ऑफ हो चुका है। आई थिंक दिस विल क्लियरली एलिवेट द वे द स्टॉक इज फॉर दिस कंपनी। सिंजिन बुरे टाइम में, फार्मा इज नॉट गोइंग थ्रू अ ग्रेट टाइम, आई थिंक दे स्टिल डिलीवर्ड वेरी वेल नंबर्स। एबिटा उसका 32% आया सर, क्वार्टर 28% था, 28.5% था। सेल्स ग्रोथ हुआ, टॉप लाइन ग्रोथ ही हुआ, 18% क्वार्टर और 15% वाई ग्रोथ हुआ। और चेन्नई पेट्रोल सर, सबको मालूम है कि इन्वेंट्री गेन आएगा इस बार, और आई थिंक द मार्केट हैज बीन प्लेइंग दिस थीम सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो मालूम था इन्वेंट्री गेन आएगा, उसी तरीके से इन्वेंट्री गेन आया। नंबर्स आपको बहुत ही तगड़े देखेंगे, 1600 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 550 करोड़ क्वार्टर, बट इसमें इन्वेंट्री गेन है तो उसको देखना चाहिए। बट फॉर मी इफ आई हैव टू पिक अप, क्लियरली बजाज ऑटो, परसिस्टेंट, HUL नंबर 1 to 3। तो ये है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स कल आए, बड़े लंबे समय बाद कुछ बढ़िया नतीजे देखने को मिले। और कोई कमजोर नतीजे? ट्रेंट और इंडियन हुडिड सर, आई थिंक ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो है मेजरली ये थर्ड वेव का जो इम्पैक्ट आया, थर्ड वेव के ऊपर इनके नंबर्स कमजोर रहे हैं। क्वार्टर ज्यादा देख रहा हूँ मैं सर, वाई ऑन वाई नहीं देख रहा हूँ। ट्रेंड देखिए तो एबिटा 50% नीचे था क्वार्टर, मार्जिन 18% से 10% रह गए इसके। इंडियन होटल अगेन सर, अगर मैं क्वार्टर देखूं तो एबिटा 50% नीचे था, मार्जिन 29% से 18% रह गए हैं। आई थिंक एवरीवन नोज कि दीज आर वेरी कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज, जो जहां पे जब ये थर्ड वेव का इम्पैक्ट नहीं आएगा तो नंबर्स अच्छे आएंगे। ग्रेट कंपनीज, एक्सपेंसिव कंपनीज, बट एटलीस्ट क्वार्टर दे वर नॉट ग्रेट। हडसन एग्रो सर, ऑनेस्टली मैं बहुत टाइम से नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी अच्छे नंबर रिपोर्ट करेगी, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आई डोंट नो इतना एक्सपेंसिव स्टॉक क्यों है सर। बाकी TTM के बेसिस पे ये कुछ 80-90 टाइम पे ट्रेड करता है। मार्जिन अभी भी 9%, 9.5% थे, फ्लैट थे ऑलमोस्ट क्वार्टर, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आए सर इस कंपनी के। तो मैं वीक और वेरी एक्सपेंसिव में डालूंगा हडसन को। तो ये है कमजोर नतीजों वाली लिस्ट भी। उम्मीद के मुताबिक नतीजे? अरे सर HDFC अगेन सर, क्योंकि आपको मालूम है ये 10% ऑफ AUM पे ट्रेड करता है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव AMCs इन इंडिया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कोई भी डील होता है 2, 2.5, 3% पे होता है, अभी भी 10% ऑफ AUM पे। और आप नंबर बता दीजिए सर मुझे, हम लोग जो बात करते रहते हैं सर, कुछ 7-8 क्वार्टर से मालूम चल रहा है कि ये नंबर 2, 3, 4% ग्रोथ आया। इवन इस बार अगर आप देखेंगे तो वाई आपको ग्रोथ दिखेगा 2.5% का, बट क्वार्टर 6% का डिक्लाइन है रेवेन्यू में। तो नंबर तो मुझे कहीं लाइक इवन फॉर FY22 पूरे साल का अगर मैं लगा लूं सर, तो पैट का ग्रोथ सिर्फ 5% हुआ, और यील्ड इसके वही 32 बेसिस पॉइंट के आसपास रहती है। तो नंबर किसी तरीके से नहीं आ रहा है सर इस कंपनी का, बट स्टिल रिमेन्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 10% ऑफ AUM, वेरी वेरी बिग। KPR सर, टेक्सटाइल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, सबको मालूम था कि कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यार्न के स्प्रेड्स कम हो रहे हैं, एवरीवन न्यू दैट इज हैपनिंग, बट अगेन द मैनेजमेंट कम्स हियर सर।
मगर अगेन इन एन एनवायरमेंट जहां पे यान बिजनेस हिट कर रहा था, बट गवर्नमेंट ने बहुत बहुत अच्छा किया। इस कंपनी ने फिर भी जो अपने एबिटा मार्जिन है, एबिटा स्प्रेड, यान मार्जिन स्प्रेड है, इसको मेंटेन रखा सर। एबिटा मार्जिन अभी भी 23-23% है कंपेयर टू 24% क्वार्टर क्वार्टर, तो अभी भी वही का वही है। कोई ऐसा नहीं देखा कि हमने कि एबिटा 10-15-20% क्वार्टर क्वार्टर कम हो जाए, 10% ऊपर ही हुआ है सर। एंड इवन इन अ टाइम व्हेन द कॉटन प्राइसेस आर मूविंग अप, सो केपीआर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बट आई विल से इट इज स्टिल बेटर इन एन एनवायरमेंट जहां पे अपने को पता था नंबर और खराब आ सकते हैं। और आईएक्स सर वॉल्यूम ग्रोथ रिमेन्स वेरी रोबस्ट, 20% वॉल्यूम ग्रोथ आया सर, नंबर्स अच्छे थे, वही 84-85% मार्जिन आता है हमेशा इसका, बट एक्सपेंसिव स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स का पूरा का पूरा विश्लेषण, स्पेशली आईएक्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, दोनों ही नतीजे मिले जुले और महंगे शेयर। धन्यवाद वरिंदर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात नतीजों के विश्लेषण के साथ। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं बोला टीवी एटीन का पूछा नहीं सर आपने, टीवी एटीन का अगर आप बोले तो मेरे पास। हाँ जी बताएं बिल्कुल, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली डील हुई है उस पर। जी तो सर इसमें ना मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट में बताता हूँ। आप सबको पता है 13,500 करोड़ में डील हुआ, 1,600 करोड़ पर रिलायंस भी डाल रहा है। अभी रिलायंस जो है टीवी एटीन है वो 51% ओन करता है वायाकॉम 18 में सर। अभी आप मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा वायाकॉम का जो वैल्यूएशन है कुछ 33,000 करोड़ के आसपास आया। आप बोलोगे मार्केट कैप अगर 13,000 करोड़ का तो उसका वैल्यू 16,500 करोड़ के आसपास बन जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन इज सेइंग। बट सर मैं अगेन बोल रहा हूं, इसमें 2 चीजें हैं जो आपको प्लीज बहुत ध्यान से देखनी है कि इसमें टीवी 18 का फाइनली जब ये स्ट्रक्चर बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो टीवी 18 का स्टेक कितना रहेगा। आज के टाइम पे ये नहीं पता कि टीवी 18 का स्टेक डायल्यूशन के बाद 20% रहेगा, 30% रहेगा, 40% रहेगा, क्या रहेगा। ये मालूम चल रहा है कि रिलायंस एंटिटीज का स्टेक 51% रहेगा, बट उसमें टीवी 18 अलग रहेगा, जियो प्लेटफॉर्म अलग रहेगा। अगर वो डायल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो टीवी 18 के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज अगेन इन द एंटायर एंटिटी यू विल बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग सर, जो इसमें जियो सिनेमाज है, वो जियो सिनेमा भी इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो जितना जियो सिनेमा का वैल्यूएशन ज्यादा होगा उतना और टीवी 18 का डायल्यूशन ज्यादा होगा, जितना वैल्यूएशन ज्यादा होगा उतना डायल्यूशन ज्यादा होगा टीवी 18 का। तो आई हैव नो क्लू कि उसको, मेरे हिसाब से उसका 10-12 हजार करोड़ भी जियो सिनेमा का वैल्यूएशन हो सकता है, उसके हिसाब से टीवी 18 का डायल्यूशन और हो सकता है। तो आई थिंक ये कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपकी पूरी एंटिटी में जो 30-33 हजार करोड़ की एंटिटी में आपका 50% 51% स्टेक होना या आपका 20-25% स्टेक होना, ये बहुत ही मटीरियल डिफरेंस है सर, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सो ये डिटेल्स लेके सर आई थिंक दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज की 13,000 करोड़ मार्केट कैप है, 33,000 उसको वैल्यूएशन मिल गया। आई थिंक दैट्स नॉट अ वे टू लुक एट इन टीवी 18। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक वैल्यूशंस की डिटेल्स पूरी ना आ जाए और जब तक ये पता नहीं चले कि रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का होगा, तब तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन देखते हैं आज स्टॉक्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर समय देने के लिए और ये बेहतरीन विश्लेषण करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे एक और एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। साथ में है हमारे किरण जी। किरण जी सुप्रभात, बताएं पिक ऑफ द डे। जी सुप्रभात दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बाय करना है टायर इंडस्ट्री का ही स्टॉक जो कल हमने कवर किया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसने लगभग 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, कल हमने इस पे रिकमेंडेशन भी दी। आज अगर कोई रीजन से थोड़ा सा नीचे आता है 2180 2170 तो उधर और ऐड करने की सलाह है। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2155 का, और आज के लिए टारगेट 2280 2300 रहेगा। पर जैसे मैंने कहा पोजिशनली 2400 के ऊपर के टारगेट्स मुझे दिखते हैं अगले 8 से 10 दिनों में। 2300 तक के टारगेट्स आज के लिए और उसके ऊपर के भी टारगेट्स बन सकते हैं। कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखा और कल के सेशन में टायर स्टॉक्स में भी बड़ी तेज उछाल दिखी है और हमारी टीम ने आपको बताया भी कि क्यों टायर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी होती दिख रही। तो सेक्टोरल रिसर्च कल आपके सामने आएगी। आइए एक्सपर्ट सारे हमारे साथ हैं। एक बार सेठी साहब ने आयशर मोटर्स पसंद किया, सॉरी परसिस्टेंट पसंद किया है और गोदरेज एग्रोवेट। सेठी साहब और कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक है एफ&ओ स्पेस से। जो दूसरा स्टॉक है पोस्ट परसिस्टेंट, हाँ एक परसिस्टेंट के साथ जो केपीआईटी टेक की जो चर्चा करी थी अभी वरिंदर बंसल जी ने, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा। कल तोड़फोड़ नतीजे थे और उसके बाद हमने 13-14% तक की उसमें तेजी देखी। जब जो दूसरा स्टॉक है पोस्ट आफ्टर परसिस्टेंट, बजाज ऑटो, अगेन बहुत ही सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स, ऑटो स्पेस अच्छे स्पोर्ट पे है और जिस तरह के नंबर्स आए जो वरिंदर जी ने भी अभी बताया बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। मुझे लगता है
ये स्टॉक भी आज वापस कमाल करना चाहिए। 3,905 पे बंद हुआ है, मेरा इसमें आज का टारगेट है 4,000, 3,875 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है फर्टिलाइजर स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल। कल जिस तरह की खबरें आई फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेके, वो एक पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। दूसरा, इसके भी आज नतीजे हैं, तो स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। 848 पे बंद हुआ है, 840 का स्टॉप लॉस और 865 का टारगेट। चौथा स्टॉक मेरा जो कल दोपहर को मैंने एफएनओ पिक दी थी, टाटा स्टील के साथ वापस जाना चाहूंगा। मेरा मानना है आज की बाजार की तेजी में मेटल स्पेस या मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स जो कि पिछले कुछ दिनों के लगाट्स है, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह, 1275 का टारगेट, 1235 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक्सिस बैंक, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, और मुझे लगता है इसके जो नतीजे हैं ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक की तरह के नतीजे होंगे, अनलाइक और एचडीएफसी बैंक जैसे नहीं होंगे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी काफी अच्छा करना चाहिए, तो आज के लिए इसमें भी खरीदारी करने की सलाह। 785 का टारगेट, 755 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। केपीआईटी, बजाज ऑटो, कोरोमंडल, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में कल हमारी तरफ से भी खरीदारी करने की राय थी। 755 का स्टॉप लॉस था, 780, 790, 810 के टारगेट के लिए, या फिर 760 रुपये वाला कॉल ऑप्शन मई महीने का 35 से 36 रुपये में खरीदारी करने की राय थी। देखते हैं आज एक्सिस बैंक क्या कुछ कमाल करके दिखाता है। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने कमाल करके दिखाया है, अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, जिसमें एक परसिस्टेंट का जिक्र हो चुका है। इसके अलावा भी मिड कैप स्पेस में जो तगड़े नतीजे आए वो हैं चेन्नई पेट्रो के। सुमित जी, चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स आपको देखने, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। नाक में हमारा ये स्टॉक भी रहा है और हमने अंदाजा लगाया था कि अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे। बेहद दमदार, बेहद तगड़े चार्ट्स देखिए। चार्ट्स मजबूत है अनिल जी। पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से 100 रुपए की तेजी दिखा दी है। स्टॉक के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 225 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में 240 का लेवल टूटने के बाद और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर 10 से 15 रुपए का मूव तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। 275 से 280 रुपए तक के लेवल पोजिशनली चेन्नई पेट्रो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट अगर टूटते हैं तो डिप्स के अंदर भी खरीदारी बनेगा, तो लोअर लेवल स्पेस में सपोर्ट के आसपास खरीदारी करनी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। इमीडिएट टारगेट 250 और फिर 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए चेन्नई पेट्रो पर आए। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेते हैं उनसे भी पिक ऑफ द डे। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा अपोलो टायर्स। 210-211 के बीच में का बंद है। मेरा 205 का स्टॉप लॉस होगा और 220 का पहला टारगेट, 228 से 230 का पोजिशनल 3 से 4 दिन या मे बी 5 दिनों का टारगेट। अपोलो टायर्स, यहां खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही है।